उसके कुछ समय बाद इस सर्वोदय आश्रम के पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेश पांडे और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर दमयंती पांडे वो भी यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। अभी मैं एडवोकेट प्रकाश मेघे जी को विनंती करता हूँ कि वो डॉक्टर विनायक देशपांडे जी का परिचय करें। साथियों, न्यायमूर्ति बीजी कोलसे पाटिल जी को भी उनको एक बाहर गांव में कोई कार्यक्रम था और इसी वजह से वो आज मतलब निकल गए हैं। और वैसे भी न्यायमूर्ति कोलसे पाटिल महाराष्ट्र के जनता के लिए नए नहीं है, उनके हर जो भी बड़े आंदोलन है जो उनके परिचय की जरूरत नहीं थी। और डॉक्टर विनायक देशपांडे जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे अपने नागपुरवासी हैं। वो हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलगुरु रह चुके हैं और प्रो वाइस चांसलर भी नागपुर यूनिवर्सिटी में रहे। 1986 में उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में पीएचडी उनको कंप्लीट की थी और आज तक के 32 स्टूडेंट्स ने उनके मार्गदर्शन में पीएचडी पूरी की है। साथ साथ वो हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के भी हेड रह चुके हैं और डीन भी उनके पास में कॉमर्स और मैनेजमेंट के डीन का भी चार्ज रहा है। और महाराष्ट्र में जो रीजनल इम्बैलेंस कमेटी बनाई थी उसके भी मेंबर वो रह चुके हैं और साथ साथ उन्होंने इसमें जो वेस्टर्न रीजन 15 फाइनेंस कमीशन जो था उसमें भी उनके कंसल्टेशन में जो इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया था उसके भी वो पार्ट थे। और आज हमारे बीच में एक अभी आपने जो अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी को सुना और इसीलिए हमने आज के कार्यक्रम के लिए एक अर्थशास्त्री डॉक्टर विनायक देशपांडे जी को बुलाया गया है। वो भी आपके सामने आपका उनका अध्यक्षीय भाषण पेश करूंगा। मंच पे विराजमान हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर अरुण कुमार जी, श्याम पांडे जी, प्रकाश मेघे जी, लपालेकर साहब से काफी साल के बाद इस बहाने मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों, टाइम ज़्यादा नहीं है और मुझे बताया गया है कि 6 बजे प्रोफेसर अरुण कुमार जी को जाना है। मैं कम से कम समय में अपनी बात मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में अपनी बात रखूं। अरुण कुमार सर ने हमारे यहाँ की जो इनइक्वालिटीज बढ़ रही है उसके बारे में बहुत सटीक ऐसा विश्लेषण हमारे सामने रखा और इनइक्वालिटीज कितनी अलग अलग प्रकार की होती है उसके बारे में भी उन्होंने हमको अवगत किया। सर, हम जहां आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं और आपने रीजनल इनइक्वालिटीज की बात की, विदर्भ गए अनेक सालों से ये समस्या से जुड़ रहा है। 2 कमिटियां इसके बारे में हो चुकी। हमारे बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्र जो थे डॉक्टर भीम दांडेकर, उनकी कमिटी गठित की गई थी 1984 में और उसके बाद में आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस से जुड़े हुए डॉक्टर विजय केरकर जी, उनकी अध्यक्षता में भी समिति का गठन हुआ और पूरा यदि
विदर्भ और हमारे सभी विदर्भ के लोग काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी जिस ढंग से इस प्रदेश का विकास होना चाहिए था, सभी संसाधन यहाँ रहने के बावजूद वो नहीं हो पाया, और इसलिए आपने जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ की बात की वो कितनी अहम है ये भी हम सब लोग जानते हैं। सर, उसके साथ साथ एक और इनइक्वालिटीज जिसका जिक्र होना चाहिए और जिसके बारे में काफ़ी बार बहस होती है वो है जेंडर इनइक्वालिटी, और वो जेंडर इनइक्वालिटी भी उतनी ही अहम है ऐसा मैं मानता हूँ। एक 2-3 रिपोर्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसमें काफ़ी इसके बारे में चर्चा हुई। ऑक्सफाम का जनवरी 2023 का रिपोर्ट बहुत अहम रिपोर्ट है ऐसा मैं मानता हूँ। टाइटल ही इतना रोचक है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट ऑन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ये टाइटल ऑक्सफाम का था। और भल्ला साहब, विवेक देबरॉय, इनके भी रिपोर्ट्स आए। अरुण कुमार जी ने उसकी काफ़ी आलोचना की थी ऐसा मुझे याद है, और वो भी उनका लिखा हुआ जो पूरा लेखा जोखा था वो भी हमको पढ़ने को मिला था। ऐसे काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात थॉमस पिकेटी करके थे जिन्होंने कैपिटल नाम की किताब लाई, और थॉमस पिकेटी ने ये दिखाया कि समूचे विश्व में ये इनइक्वालिटीज़ कितनी ज़ोरों से बढ़ रही है। और थोड़ी दुखदपूर्ण बात ये है कि थॉमस पिकेटी के पूरे वो कैपिटल के विश्लेषण में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भारत की अर्थव्यवस्था पे है, और भारत में इनइक्वालिटीज़ ये कितनी ज़्यादा बढ़ रही है वो बड़ा एम्फेटिकली आपको कैपिटल में पढ़ने को मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात जो सर ने की, वेल्थ क्रिएशन डज नॉट रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी हमने कितना भी फोकस ग्रोथ रेट बढ़ाने पे किया तभी उसका परिणाम असमानता कम होने में होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए ग्रोथ के साथ साथ अलग नीतियाँ इनइक्वालिटीज कम करने के लिए क्या होनी चाहिए उसके बारे में सोच ये बहुत आवश्यक है। थॉमस पिकेटी के पूरे विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण बात जो दिखती है कि 62 इंडिविजुअल्स ओन सेम वेल्थ एज बॉटम 50%, और वो हमको दर्शाता है कि इनइक्वालिटीज कितनी तेज से बढ़ रही है, और उसका परिणाम ये है कि दिस इनइक्वालिटी इज बैड फॉर वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और इसलिए इनइक्वालिटीज रही तो क्या होता है, ऐसा यदि सवाल हमारे मन में आता है तो हमको देखना है कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात जो है कि मार्केट्स व्हाटएवर द फोर्सेस वी कंसीडर, कि मार्केट फोर्सेस से और कैपिटलिज्म से मेरिटोक्रेसी सामने आती है, ये विश्वास हम कब तक देख सकेंगे इसके बारे में भी शंका उपस्थित की जा रही है। और इसलिए जब भी मार्केट फोर्सेस की हम बात करते हैं तब रेगुलेशंस भी कितने जरूरी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी सर बात ये हमने देखनी चाहिए कि रीच ऑफ टुडे, आज का जो अमीर आदमी है वो 20 साल पहले वाला जो अमीर आदमी था उससे काफी भिन्न है। तब फिलॉन्थ्रोपी शायद आगे आए, फिलॉन्थ्रोपी से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बढ़ गए, और जो हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तब ये मुद्दा हमेशा आता है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को हम क्या कर रहे हैं। और इसलिए जो अभी अमीर बन रहे हैं वो अमीर और 20 साल पहले वाले अमीर, इसमें फर्क है। और इसलिए हमको दिखते हैं कि फिलॉन्थ्रोपीज इंस्टीट्यूट्स जैसे सामने आए थे, महाराष्ट्र में सर गोखले इंस्टीट्यूट आई, वो फिलॉन्थ्रोपीज इंस्टीट्यूट थी और काफ़ी अच्छा काम वो इंस्टीट्यूट के माध्यम से एजुकेशन सेक्टर में हुआ, वैसा दुर्भाग्यपूर्ण अभी दिखता नहीं है। अभी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, पर कमर्शियलाइजेशन भी उतना ही जोरों से हो गया है, और इसलिए ये व्यापारीकरण ये भी काफ़ी गंभीर ऐसी चुनौती हमारे सामने
उपस्थित कर रहे हैं। बिलियनर्स जो है, पिकेटी की एक सेंटेंस बड़ा मार्मिक है कि बिलियनर्स दे आर ग्रोइंग फास्टर देन वर्ल्ड इकोनॉमी, और वो यदि इतने जोरों से भी बढ़ रहा है तो उसका परिणाम क्या हो सकेगा वो भी हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। एक अलग ढंग का पैराडॉक्स जो दिखता है कि राइजिंग इनइक्वालिटीज, और उसके साथ ये भी कहा जाता है कि पॉवर्टी कम हो रही है, और फॉलिंग पॉवर्टी एंड राइजिंग इनइक्वालिटीज, ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हमको दिखती है। पर सही में हमने पॉवर्टी किसको कहते हैं, ये यदि गौर से देख के फिर पॉवर्टी का कैलकुलेशन किया तो शायद 30% पॉवर्टी आज जो बताई जाती है उससे कई गुना ज़्यादा पॉवर्टी दिखने लगेगी यदि हम यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक का जो निकष है, जो क्राइटेरिया है, वो $2.5 का है पर डे एक्सपेंडिचर जो करता है, उसके नीचे जो है वो सब बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाए जाते हैं। तो इतनी पॉवर्टी यदि वो कैलकुलेट करने जाए तो मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक वो 50% के आसपास है, और इसलिए वो भी मैं समझता हूँ कि एक सोचने लायक बात है। सो व्हाई शुड पीपल केयर अबाउट दिस ग्रोइंग इनइक्वालिटी? काफी बार ऐसा कहा जाता है कि इनइक्वालिटी रहना ये अच्छी बात है क्योंकि बाकी लोगों को उसके कारण प्रोत्साहन मिलता है, पर कितनी इनइक्वालिटी रहनी चाहिए? और आज का मैं समझता हूँ कि जो विषय हमारे पीस सेंटर ने जो रखा है कि देश में बेतहाशा बढ़ती आर्थिक विषमता, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें बेतहाशा शब्द है, सिर्फ इनइक्वालिटीज नहीं है पर वो बढ़ रही इनइक्वालिटीज बियॉन्ड टॉलरेंस लिमिट हो रही है क्या, और वो यदि हो रही है तो बड़ी गंभीरतापूर्ण ऐसी ये बात है। सर ने काफी सारे हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स रखा। मैं समझता हूँ कि जिसने वेल्थ इनइक्वालिटी की बात सर के पूरे विश्लेषण में आई, और ये जो वेल्थ इनइक्वालिटी है ये इनकम इनइक्वालिटी से बहुत ज़्यादा है। और जो तीन बातें सर ने रखी कि कंजम्पशन इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी एंड इनकम इनइक्वालिटी, ये तीनों इनइक्वालिटीज गौर से देखना इसलिए जरूरी है कि कंजम्पशन बास्केट में फूड और फूड प्रोडक्शन रिलेटेड ये कंजम्पशन कौन से क्लास का ज़्यादा है और कौन से क्लास का कम है। सर साधारण तौर पे दिखता यह है कि आपने जीएसटी की भी बात की और डायरेक्ट टैक्सेस की भी बात की। डायरेक्ट टैक्सेस 2019 के बजट में आपने जैसे कहा कि हमको नए नए उद्योजकों को प्रोत्साहित करना था, और तब हमने कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम कर दिया, और कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी कम करके हमने सोचा कि इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी आएगी और इन्वेस्टमेंट यदि होते गए तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ोतरी मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो आप हमेशा बात करते हैं कि डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी न रहने के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो उतने जोर से बढ़ नहीं पाए, और इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके कारण इनइक्वालिटीज भी ज़्यादा बढ़ी, और ज़्यादा प्रेशर जो आया वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आया, और जीएसटी सब लोग जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो ज़्यादा देने लगे। अपर मिडिल क्लास का कंजम्पशन बास्केट जिसमें फूड आइटम्स और रिलेटेड आइटम्स ये कंजम्पशन कम रहता है, वहाँ से कलेक्ट होने वाला टैक्स ये कम रहा। पर बाकी जो लोग, उसकी एक थ्योरी भी है कि यदि आपका इनकम कम है तो आपका एक्सपेंडिचर फूड आइटम्स पे ज़्यादा होता है, और वो थियरी यहाँ भी हमारे यहाँ भी लगती है कि जहाँ लोगों की आमदनी कम है उनका कंजम्पशन ज़्यादा रहता है, पर्टिकुलरली फूड आइटम्स, और नेचुरली वहाँ का जो टैक्स प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा गया, और अपर जो क्लास है, जो ज़्यादा अमीरों का जो क्लास है, उसमें वो कंजम्पशन बास्केट अलग ढंग की होती है, और इसलिए हमको दिखता है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ है वो बढ़ गई है। पाटिल साहब ने एक बात की कि पोर्ट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, इसके भी जोर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इज पेइंग इनफ अटेंशन टू दीज एक्टिविटीज। इसको हम कहेंगे कि हार्डवेयर ऑफ डेवलपमेंट।
हार्डवेयर ऑफ डेवलपमेंट तो बढ़ गई, पर शायद सॉफ्टवेयर ऑफ डेवलपमेंट की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप भी बार बार बात करते हैं कि 250 मिलियन ऑफ पीपल, 25 करोड़ लोगों को, दे डू नॉट हैव हेल्थ केयर फैसिलिटीज विद इन 5 किलोमीटर्स। और वो जब तक नहीं होगा तब तक शायद जो हम ह्यूमन क्वालिटी की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो शायद नहीं हो सकेगा। इसलिए वी नीड डिसेंट स्कूल्स। और जो इनइक्वालिटीज आती है वो मेनली शिक्षा के माध्यम से शुरू हो जाती है। जिसको अच्छी शिक्षा मिलती है उसको अच्छा जॉब मिलता है, वो ज़्यादा कमाई करने लगता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, उसको दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट इज अल्टीमेटली मीन्स टू अटेन गोल। इंफ्रास्ट्रक्चर रहने से शहर का पूरा रूप बदलने लगता है। हमको लगता है कि हमारे शहर में डेवलपमेंट कितनी तेजी से हो रही है, बट दीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे आर मीन्स टू अचीव something else, and unless we go for it, probably we won't be able to achieve the fastest possible development. Sir, last point, क्योंकि और 5-10 मिनट है, ऐसा पांडे साहब ने बताया। एक एनुअल रिपोर्ट आया पीरियोडिक लेबर सर्वे का 2019-20 का। उन्होंने इनकम इनइक्वालिटीज खास तौर पे 20-21 ये साल के लिए दिखाई। एनुअल क्यूमुलेटिव वेजेस जो थे 1870 लाख करोड़, दिस वाज एनुअल क्यूमुलेटिव वेज। टॉप 1% 127.48 लाख करोड़, बॉटम 10% 324 लाख करोड़, एंड टॉप 1% इंक्रीज इन इनकम मोर देन थ्राइस as much as bottom 10%. And this clearly indicates कि बेतहाशा बढ़ती जो है आर्थिक विषमता वो कैसी हो रही है। और आगे जाके यदि और देखें तो ग्रोथ रेट बॉटम 50% has been at 3.9% consistently from 2017-18 to 2019-20, और बॉटम 50% का जो है इनकम लेवल जो है दैट इज 13% एज पर दैट रिपोर्ट, और टॉप 1% का इनकम लेवल 22%, टॉप 10% का 60%, जो सब तरफ ये फिगर आ रही है 57% to 6%। इसका मतलब ये हुआ कि बेतहाशा इनइक्वालिटी जब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन जो है ये यदि हमने समझा कि 1000 लोग हैं और टॉप 1% यानी 10 लोग, उनकी आमदनी 22 रुपया, जो 10% है यानी 1000 के हो जाएंगे वो 100 लोगों के हो गए 57 रुपीज, और बॉटम 50% जो 500 निकलेंगे उनकी आमदनी रहेगी 13 रुपया। ऐसी स्थिति इनइक्वालिटीज की हमको देखने को मिलती है। और इसके आगे और यदि हम जाएं और वर्ल्ड इनइक्वालिटीज रिपोर्ट यदि देखें तो इंडिया में रीच पुअर गैप जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, और टॉप 1% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन अर्न्स मोर देन 21%, ये भी हमको दिखता है। दोस्तों, जाते जाते इतना ही मैं कहूँगा कि रूसो ने बहुत बड़ी बात कही थी इनइक्वालिटीज के बारे में कि when the people shall not have anything to eat, they will eat the rich। यानी जब गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो वो अमीरों को खाएंगे, and that is the danger of inequality। और इसलिए इनइक्वालिटीज में जिसको नहीं मिलता वो कभी भी अमीरों को सुखी से रह के जीना नहीं टॉलरेट करेगा, एंड दैट बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने भी काफ़ी गहरी बात की, और जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा सर के वक्तव्य में आया
कि जैसे जैसे नवगठित कंपनियां हैं उनको जितना बढ़ावा देने की कोशिश हुई उसके कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही है, और ये भी एक गंभीरतापूर्ण ऐसी ये बात है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मेरा समय समाप्त हो गया है। जो मुझे बताया गया था काफ़ी सारी चीज़ें बताने लायक है, पर प्रोफेसर अरुण कुमार सर ने सरल भाषा में ये सब हमको समझाया और इनइक्वालिटीज़ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है इसके बारे में हमको अवगत कराया। उसके साथ साथ कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे सुझाव हैं। शायद हमको ये सोचना पड़ेगा कि जब हम वेल्थ इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं तो ये जो वेल्थ इनइक्वालिटीज़ है ये कैसी तेज़ी से बढ़ रही है और कैसा इसमें हो रहा है। पिकेटी का एक ही विश्लेषण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ रिटर्न ये ज़्यादा हो रहा है, और इसका कारण सर ने जो विस्तृत में वो समय की वजह से बता नहीं पाए, बट जो वेल्थ इनइक्वालिटीज़ है उसके तरफ यदि हमने ध्यान दिया तो उसकी बात भी हमारे यहाँ काफ़ी बार हुई कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है उसके कारण भी वेल्थ कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हमको दिखता है कि प्राइस ऑफ लैंड जो है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और जो कुछ साल पहले जो लैंड ली गई होगी और जो दूसरे के तरफ आ गई होगी तो लैंड पे ही अमीर बनते गया है, और प्राइस ऑफ लैंड इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 20 और 25 years ऑफ एनुअल रेंट ऑफ दैट लैंड। यानी 25 साल का यदि रेंट हमने ऐड किया तो उससे भी ज़्यादा लैंड प्राइस आज हमको बढ़ी हुई लैंड भी दिखती है, और इसकी वजह से वेल्थ इनइक्वालिटी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये भी हमको दिखता है। और इसलिए वेल्थ टैक्स किस ढंग से लगाया जाए, सर ने जो एक बात की कि वेल्थ इनकम ये कैलकुलेट करना ही डिफिकल्ट है, और उसकी प्रॉक्सी जो है वो शेयर मार्केट में कितनी पूंजी लगाई है उसका रिटर्न कितना है उस पर लगाई जाती है, और बाकी जो वेल्थ है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, और उसके बाद वेल्थ टैक्स शायद आ सकेगा। उसमें अभी भी काफ़ी संदिग्धता है। जो हम देखते हैं वो इनकम टैक्स देखते हैं। काफ़ी लोगों ने सुझाव दिया था कि जैसा हमारे यहाँ सर वसंतराव साठे जी ने एक किताब लिखा था एबिट एक्सपेंडिचर बेस्ड इनकम टैक्स, और वो कितना डिफिकल्ट है वो हम जानते हैं, और वो नहीं हो पाया। पर मेरे ख्याल से आपने जो 3 इक्वालिटीज बताए वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में गंभीरता से विचार होके हमारी टैक्स सिस्टम कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि उद्योजक जो है उन पे भी असर ना हो कि उन्होंने अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो उनकी कम ना हो। इसलिए ये बैलेंसिंग करना पूरे टैक्स सिस्टम में टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे सर यहाँ श्याम पांडे पांडे जी, विवेक देशपांडे जी, ये सब लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, और अरुण कुमार सर जो बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं और उनकी किताबें हमने पढ़ी है, इंडियन इकोनॉमी से लेकर बाकी भी उनका राइटिंग बार बार हम देखते हैं, और कोई भी इकोनॉमिक्स के टीचर को आप पूछे तो अरुण कुमार जी का नाम सबको मालूम है। बहुत ही उनका जो वक्तव्य रहता है, टीवी डिबेट्स में आपने देखा होगा कि जिस ढंग से वो बात रखते हैं वो सही में एक दिशादर्शक रहती है। ऐसे महान व्यक्ति के उद्बोधन के लिए मुझे अध्यक्ष आपने चुना, मैं श्याम पांडे पांडे जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप सभी को ये मेरा वक्तव्य आपने बड़े शांतिपूर्ण सुना, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनायक देशपांडे जी। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा कि डॉक्टर विनायक
में रहते हैं क्योंकि उनका घर नागपुर में है। हम किसी सैटरडे, किसी वीकेंड में नागपुर यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट के साथ पीस और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऐसा एक आधे दिन का सेमिनार करेंगे इस विषय पर, अपने देश के इकोनॉमी की जो हालात है उस पर, या फिर बाहर भी एक आध पैनल डिस्कशन जैसा कर सकते हैं। और मैं यहाँ आप सबके सामने डॉक्टर विनायक देशपांडे जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा एक पैनल डिस्कशन पीस का और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के साथ एक सेमिनार, जिसमें पीजीटीडी के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स और बाकी कॉलेजेस जो है नागपुर में, वहाँ के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स और टीचर्स भी आएंगे। ऐसा एक सेमिनार और ऐसा एक पैनल डिस्कशन, ये दोनों के बारे में हम आपकी मदद चाहेंगे। थैंक यू। अभी अभी जयदीप हर्डीकर जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव रखें। पीस एक हिंदू सिविल सोसाइटी या कंसर्न सिटीजन्स का फोरम है। उस फोरम के आग्रह पे अरुण सर आप आपके व्यस्त दिन कार्यक्रम में, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू, रीड यू, क्योंकि पत्रकारिता में वी डील इन द लैंग्वेज ऑफ स्पेसिफिसिटी, क्रेडिबिलिटी, वेरासिटी। तो कई बार बहुत सारी कठिन और जटिल चीज़ों को समझने के लिए आप जैसे रहे लोग पद पे, तो ये समझना और समझाना आसान हो जाता है। तो हम सारे दोस्तों की तरफ से, पीस की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाल के आप यहाँ आए और बहुत सरल भाषा में उनको, जो शायद साइनाथ कहते हैं कि इनइक्वालिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द कंट्री, जो सच भी है, तो आपने उस पर अपनी बात रखी, हमको समझने के लिए आसान हो गए। देशपांडे सर का भी आभारी हूँ कि वो उन्होंने इस रिक्वेस्ट का मान करते हुए आपने अध्यक्ष पद दिया और आपने अपनी भी बात यहाँ रखी। कोरसे पाटिल सर को जल्दी जाना था भंडारा, तो मैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी शॉर्ट नोटिस पे हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए वो भी यहाँ आए और बात साझा की। प्रकाश सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अरुण सर को यहाँ आया और हमसे रूबरू कराया। श्याम पांडे सर का भी आभारी हूँ कि वो इसके लिए वो लगे रहते हैं पैनल करने से लेकर के सारी चीज़ों के लिए, तो मैं उनका भी